वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय का प्रारंभ कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी हम बात कर रहे हैं तत्वों के क्लासिफिकेशन की, उनके वर्गीकरण की। ठीक है। सवाल उठता है सबसे पहले कि आखिर तत्व क्या होते हैं। तत्व या एलिमेंट, तत्व को अंग्रेजी में हम बोलते हैं एलिमेंट। तत्व या एलिमेंट वे सरलतम द्रव्य हैं, वे सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस हैं, सरलतम द्रव्य हैं, जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं तत्व। ठीक है। हम जानते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वे सभी परमाणुओं से मिलकर के बनी, और तत्व, ये जो परमाणु हैं, ये आपस में मिलकर के अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो ऐसे अणु जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, अणु दो प्रकार के हो सकते हैं। एक जिसमें एक ही प्रकार के हों, एक प्रकार के परमाणु हो सकते हैं, उसमें एक प्रकार के परमाणु। और दूसरा अणु हो सकता है, ऐसा भी अणु हो सकता है जिसमें कई अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं, अलग अलग प्रकार के परमाणु। तो ऐसे सरलतम द्रव्य जिनके अणुओं में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, उनको हम कहते हैं तत्व। ठीक है। हमारी प्रकृति के अंदर बहुत सारे तत्व हमने खोजे हैं। अब तक करीबन 115 प्रकार के तत्वों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी है। ठीक है। अब ये जो 115 प्रकार के तत्व हैं, इन सब तत्वों के अंदर कुछ गुण कॉमन होते हैं, कुछ गुण एक जैसे होते हैं, इन कुछ गुणों में एक रूपता पाई जाती है। तो इनके गुणों को
देखते हुए हम तत्वों का कुछ वर्गीकरण करते हैं। 115 प्रकार के तत्व हैं, ये बहुत बड़ी संख्या है। अगर इन सब तत्वों की हम भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा करें तो अलग अलग तरह के भौतिक और रासायनिक गुण हैं। बहुत से गुण ऐसे हैं जो आपस में मिलते भी हैं, तो इसलिए हमें आवश्यकता पड़ी इन तत्वों के वर्गीकरण की। ठीक है, अब वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, आइए देखते हैं। क्या आप कभी किसी मेडिकल की दुकान पर गए हैं दवाई लेने के लिए, या फिर आप कभी सामान लेने के लिए परचूनी की दुकान पे गए हैं, ग्रोसरी शॉप पे गए हैं? जब आप मेडिकल की दुकान पे जाते हैं या ग्रोसरी शॉप पे जाते हैं, परचूनी की दुकान पे जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? जब दुकानदार से कोई सामान की डिमांड करते हैं, जैसे कोई दवा की आपने डिमांड की, तो दुकानदार क्या करता है, तुरंत उस दवा को अपनी पूरी दुकान में ढूंढने की बजाय एक निश्चित खाने के अंदर जाता है और वहां से वो आपको दवा उठा करके दे देता है। ठीक वही स्थिति जो मेडिकल के अंदर, मेडिकल की शॉप के अंदर होती है, ठीक वही स्थिति होती है हमारी परचूनी की दुकान पर। आप जिस प्रकार का भी सामान मांगते हैं, अगर आप कहते हैं कि मुझे चॉकलेट दीजिए, तो वो चॉकलेट वाले बॉक्स, जो बॉक्स उसने बना रखा है, चॉकलेट वाला जो उसका इलाका है, उसके अंदर जाएगा और वहां जाकर के चॉकलेट निकाल करके दे देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह कि अगर हम वर्गीकरण नहीं करें, अगर आप किसी शॉप पर जाएं और ये वर्गीकरण नहीं हो और सारी दवाइयां आपस में मिक्स हों और आप उससे, दुकानदार से कोई दवा मांगे, तो क्या आपको वो दवा समय पर मिल पाएगी? अगर उसके पास 4-5 भी कस्टमर इस तरह के आ जाए, ग्राहक इस तरह के आ जाएं, तो क्या वह उन ग्राहकों को उनकी सही दवा दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। इसलिए वर्गीकरण का अपना एक महत्व है। वर्गीकरण करने से एक तो हमारा समय बचता है, और वर्गीकरण के अंदर हम क्या करते हैं, समान गुण की जो चीज़ें होती हैं, जो एक जैसे गुण रखती हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर जगह पर रख लेते हैं। जो बात यहाँ पर हम मेडिकल शॉप में दवाइयों के बारे में कर रहे हैं, और जो बात यहाँ पर हम परचूनी की दुकान के बारे में कर रहे हैं, ठीक वही बात तत्वों पर भी लागू होती है। हम जानते हैं कि प्रकृति के अंदर 115 प्रकार के तत्व हमने खोज लिए। तत्व क्या होते हैं? तत्व वे सरलतम द्रव्य हैं जिनके अणुओं में, जिनके मॉलिक्यूल्स में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, सिंगल टाइप्स के एटम्स पाए जाते हैं, उनको हम तत्व कहते हैं। तो ये जो 115 प्रकार के जो तत्व हैं, इन तत्वों को आसानी से हम याद रख पाएं, इनके गुणों को, इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ी इन तत्वों के वर्गीकरण। और वर्गीकरण के कई प्रयास किए गए, और वर्गीकरण के जो प्रयास किए गए, इन प्रयासों में ये किया गया कि समान प्रकार के जो तत्व हैं वो एक निश्चित वर्ग में रखे जा सकें। ठीक है, वर्गीकरण के प्रयासों के अंतर्गत सबसे पहले तत्वों के जो वर्गीकरण किया गया, तत्वों का जो वर्गीकरण किया गया वो 3 भागों में किया गया। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, और नंबर 3 अर्ध धातु। अर्ध धातु, धातु को बोलते हैं मेटल, अधातु को बोलते हैं नॉन मेटल, अर्ध धातु को बोलते हैं मेटलॉइड्स। तो यानी तत्वों के वर्गीकरण के अंतर्गत सबसे पहले हमने जितने भी तत्व ज्ञात थे उनको 3 भागों में बांटा: धातु, अधातु और अर्ध धातु, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। धातुओं के अंतर्गत आते हैं लोहा, यानी जिसको हम आयरन बोलते हैं, लोहा या आयरन। लोहा, इसको आयरन भी कहते हैं, आयरन। इसका जो चिन्ह होता है वो होता है Fe, फेरस, इसको फेरस भी बोलते हैं, लोहा, आयरन या फेरस। ठीक, ये भी एक धातु है। दूसरा है कॉपर, तांबा, कॉपर, इसका चिन्ह होता है Cu। तीसरा है एल्युमिनियम,
Al। चौथा है चांदी Ag, सिल्वर जिसको भी हम कहते हैं, सिल्वर भी कहते हैं। और पांचवा है Au, गोल्ड, सोना। तो धातुओं के अंदर कौन 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 चीजें आ गई? फेरस आ गई, कॉपर आ गया, एल्युमिनियम आ गया, अपना सिल्वर आ गया और गोल्ड आ गया। ये कुछ धातुएं हैं। ठीक है। अधातुओं की अगर हम बात करें तो अधातुओं के अंतर्गत आते हैं कार्बन, जिसका प्रतीक होता है C, सल्फर जिसका प्रतीक होता है S, फास्फोरस जिसका प्रतीक होता है P, क्लोरीन जिसका प्रतीक होता है Cl और आयोडीन जिसका प्रतीक होता है I। ये तो हुई अधातुओं। अब हम बात करेंगे अर्धधातुओं के अंतर्गत कौन कौन चीजें आती हैं। अर्धधातुओं में यानी मेटलर्स में शामिल हैं सिलिकॉन, जिसका चिन्ह होता है Si, बोरोन जिसका चिन्ह होता है B, और आर्सेनिक जिसका चिन्ह होता है As। सिलिकॉन, बोरोन और आर्सेनिक ये हैं अर्धधातु या मेटलर्स। अर्धधातु क्या चीज होती है? ऐसे तत्व हैं ये जिनके अंदर कुछ गुण तो धातुओं के होते हैं और कुछ गुण अधातुओं के होते हैं। कुछ मेटल्स के होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के होते हैं। इनको हम अर्धधातु कहते हैं। ठीक। तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयासों के अंतर्गत अब हम चर्चा करेंगे डाबे-राइनर के त्रिकों पर। किसके पर? डाबे-राइनर के त्रिक पर। त्रिक को बोलते हैं ट्राइड्स, ट्राइड्स ऑफ डाबे-राइनर, डाबे-राइनर के त्रिक। सवाल उठता है कि डाबे-राइनर था कौन? देखिए, डाबे-राइनर जो था एक जर्मन साइंटिस्ट था, जर्मनी का एक रसायनज्ञ था। और इसने क्या किया, 1817 के अंदर, 1817 के अंतर्गत इसने क्या किया, समान गुण वाले जो तत्व थे उनको समूहीकृत करने का प्रयास किया, उनके ग्रुप बनाने का प्रयास किया। जब डाबे-राइनर ये प्रयास कर रहा था यानी 1817 के आसपास, उस समय तक करीब 30 तत्व ज्ञात थे। तत्वों की संख्या कितनी थी? 30 तत्व। तो डाबे-राइनर ने क्या किया, इन 30 तत्वों में से कुछ तत्वों को चुना। इन 30 तत्वों में से 9 तत्वों को चुना, 9 तत्व चुने और इन 9 तत्वों को 3 समूहों में वर्गीकृत किया। 3 समूह में वर्गीकृत किया या बांटा, समूह में बांटा। ठीक। डाबे-राइनर ने क्या किया, जो उसके समय तक ज्ञात तत्व थे 30, उनमें से कुछ तत्वों को, करीब 9 तत्वों को उसने चुना और उन 9 तत्वों को 3 समूहों में बांटा। ठीक है। और बांटने के बाद में उसने कहा कि जो 3 समूह बनाए, इसमें क्योंकि प्रत्येक समूह के अंदर 3 तत्व थे, इसलिए इनको कहा त्रिक। ठीक है। इसके बाद डाबे-राइनर ने कहा कि यदि हम किसी त्रिक के तीनों तत्वों को, यदि हम किसी त्रिक की, 3 त्रिक यहाँ पे इस चित्र में दिखाए गए हैं, ग्रुप ए, इसके 3 तत्व कौन कौन से हैं? देखिए, यहाँ पे लिथियम दिया हुआ है, इसका सोडियम दिया हुआ है, दूसरा तत्व, तीसरा तत्व दिया हुआ पोटेशियम। बी ग्रुप की अगर हम बात करें, दूसरे समूह की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है? कैल्शियम दिया हुआ है, स्ट्रोंशियम दिया हुआ है Sr, बेरियम दिया हुआ है Ba। तीसरे अगर हम समूह की ग्रुप की बात करें, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? क्लोरीन दिया हुआ है, फिर ब्रोमीन दिया हुआ है और यहाँ आयोडीन दिया हुआ है। ठीक है। तो इन ग्रुपों के बारे में डाबे-राइनर ने कहा कि यदि हम
किसी त्रिक के तीनों तत्वों को, यानी किसी भी समूह का, किसी भी त्रिक का, हमारा त्रिक ए ले लेते हैं हम, तीनों तत्वों को अगर हम उनके परमाणु द्रव्यमान के, किसके, एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका जो टोटल भार होता है, कुल भार होता है, इसको परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। ठीक है। तो डावे राइनर ने कहा कि यदि हम किसी त्रिक के, यानी किसी समूह के में मौजूद तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही यानी इंक्रीजिंग, आरोही यानी इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो क्या होता है, बीच वाला जो तत्व होता है, बीच वाला जो तत्व होता है, जैसे यहां पर सोडियम है, बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान, यानी ये जो 23 है, ये क्या होता है, बाकी जो तत्वों के, यानी लिथियम और पोटेशियम, जो बाकी जो तत्व हैं, इनके परमाणु द्रव्यमान का, यानी 7 का और 39 का क्या होता है, औसत होता है, एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन होता है, अंकगणितीय माध्य, अर्थमेटिक मीन होता है। डाबे राइनर ने क्या कहा, डाबे राइनर ने यह कहा कि यदि हम किसी त्रिक के तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के, एटॉमिक मास के आरोही यानी इंक्रीजिंग, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिख दें, जैसे कि यहां पे हमने किया, लिथियम का 7 था परमाणु द्रव्यमान, फिर सोडियम का 23 और फिर पोटेशियम का 39, बढ़ते हुए क्रम में है कि नहीं है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो यदि हम किसी त्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें, तो बीच वाला जो तत्व होता है उसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है, वो परमाणु द्रव्यमान बाकी जो तत्व होते हैं, लिथियम और पोटेशियम जैसे यहां पर है, उन तत्वों के क्या होता है, उन तत्वों का औसत होता है। औसत कैसे निकालते हैं, दो तत्व हैं, दोनों को जोड़ दें, उसमें 2 का भाग लगा दें। ठीक है। तो देखिए औसत होता है, जैसे डाबे राइनर ने सही कहा था या नहीं कहा था। देखिए डाबे राइनर के मुताबिक हमने तीनों जो ग्रुप थे, ए ग्रुप, बी ग्रुप और सी ग्रुप, इन तीनों ग्रुपों को में जो तत्व मौजूद हैं, उन तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में लिख दिया। जैसे इधर 7, 23, 39, ये बढ़ता क्रम हो गया। इधर 40, 87.5, 137 ब्रोमीन का हो गया, बेरियम का हो गया, सॉरी, क्लोरीन 35, 80, 127। ठीक है। अब हमने क्या किया कि डाबे राइनर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि यदि हम किसी भी त्रिक, कोई सा भी त्रिक ले लें, मान लीजिए हमने ये वाला ए त्रिक लिया है, किसी भी त्रिक के अंदर तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो बीच वाला जो तत्व होता है, जैसे सोडियम यहाँ पर है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है यानी 23, ये क्या होता है, बाकी जो दो तत्व होते हैं, बाकी जो तत्व हैं उनका औसत होता है, उनका अर्थमेटिक मीन होता है, अंकगणितीय माध्य होता है। ठीक है। अब इनका माध्य निकाल के देखें, क्योंकि लिथियम का 7 दे रखा है परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का 39 दे रखा है, दोनों को हम जोड़ेंगे, 7 को 39 को, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 7 और 39 को हम जोड़ेंगे तो 46 आ गया। और 46 के अंदर जब हम 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया, 23। यही बीच वाला सोडियम का परमाणु द्रव्यमान आ रहा है। ठीक है। दूसरी बात, अगर दूसरे हम त्रिक नंबर बी की बात करें, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखिए कैल्शियम का 40 है और बेरियम का 137 है। ठीक है। इन दोनों का अगर हम माध्य निकालें, 40 और 137 को जोड़ें, तो हमारे पास में कितना आएगा, 177।
तो 177 के अंदर हम 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 89। इसका परमाणु द्रव्यमान जो आ रहा है वो भी क्या आ रहा है 88.5, लगभग बराबर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर हम सी ट्रिक नंबर सी की बात करें, यहाँ पे भी वही बात है। क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको और आयोडीन का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको, यानी 35 और 127 को अगर हम जोड़ें तो कितना आएगा 162। 162 को जब हम 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा 81। देखिए यहाँ पर जो ब्रोमीन आ रहा है उसका क्या वो आ रहा है परमाणु द्रव्यमान, वो आ रहा है 80। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डाबे राइनर ने जो बात कही थी उसने क्या कही थी, उसने ये कही थी कि यदि हम किसी भी तरह का तीनों तत्वों को उसके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में हम लिखें तो बीच वाला जो तत्व होता है उसका परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो शेष 2 जो तत्व होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के का औसत होता है या अंकगणितीय माध्य होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। ठीक है, तो ये तो बात हुई डाबे राइनर के तरीकों की। ठीक है, अब यहाँ पर 2-3 बातें हमें आपको ध्यान रखनी है कि डाबे राइनर ने परमाणुओं को तत्वों को किस तरह से अरेंज किया, इस बात को ध्यान रखना है। परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में कितने तत्वों की उन्होंने बात की, उन्होंने 9 तत्वों की बात की। कितने त्रिक बनाए 9 तत्वों से, 3 त्रिक उन्होंने बनाए। ठीक है, अब अगर हम डाबे राइनर के जो वर्गीकरण है उसकी कमियों की बात करें, उसकी सीमाओं की बात करें तो डाबे राइनर का जो वर्गीकरण है उसकी सबसे बड़ी जो कमी थी वो ये थी कि डाबे राइनर ने अपने समय में मौजूद 30 तत्वों में से मात्र 9 तत्वों को ही अपने जो तरीकों के अंदर शामिल किया, बाकी तत्वों की उन्होंने बात ही नहीं की। यानी कुल मिलाकर के 30 तत्व थे और 3 तरीकों के अंतर्गत उन्होंने 9 तत्वों की बात करी, बाकी 21 जो तत्व थे उनके बारे में उन्होंने कोई बात ही नहीं बताई। तो सबसे बड़ी कमी तो यही थी कि डाबे राइनर का जो त्रिक सिद्धांत है ये सभी तत्वों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, डाबे राइनर के त्रिक सिद्धांत पर चर्चा के बाद में अब हम चर्चा करेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत पर। इस पर न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, न्यूलैंड का अक्षक सिद्धांत, अष्टक सिद्धांत। न्यूलैंड कौन था? न्यूलैंड जो था वो एक अंग्रेज वैज्ञानिक था, इंग्लैंड का रहने वाला था ये। और ये जो न्यूलैंड था इसने क्या किया, सन 1866 में, सन 1866 में इसने क्या किया कि जितने भी तत्व ज्ञात थे, 1866 तक लगभग 56 तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो न्यूलैंड ने क्या किया कि 1866 में जितने 56 तत्व जो ज्ञात थे उन तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के, किसके, एटॉमिक मास के, तत्वों को उनके एटॉमिक मास के यानी उनके परमाणु द्रव्यमान के, किनके, परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया या जमाया, व्यवस्थित किया। ठीक है, न्यूलैंड जो कि एक अंग्रेज वैज्ञानिक था उसने क्या किया, 1866 में जो 56 तत्व ज्ञात थे उन 56 तत्वों को, उन 56 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के यानी एटॉमिक मास के आरोही क्रम में जमाया। न्यूलैंड ने हाइड्रोजन से प्रारंभ किया।
और जो 56वां तत्व था लास्ट के अंदर थोरियम, उस पर इसे समाप्त किया। ठीक है। न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने 1866 में जो 56 तत्व ज्ञात थे, उन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, किसके परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, द्रव्यमान एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में जमाया। उसने हाइड्रोजन से प्रारंभ किया और 56वें तत्व थोरियम पर उसे जाकर समाप्त किया। ठीक है। न्यूलैंड ने क्या पाया, न्यूलैंड ने पाया कि जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाया जाता है तो प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों के समान होता है। ठीक है। यानी प्रत्येक आठवें तत्व के जो गुण होते हैं वो पहले तत्व के समान होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर हम हाइड्रोजन से बात करें तो हम बात करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अब हो गया आठवां तत्व, कौन सा, ये हो गया 8। ठीक है। यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन, इन दोनों के जो गुण हैं वो समान। ठीक है। न्यूलैंड ने क्या पाया, न्यूलैंड ने क्या कहा, न्यूलैंड ने ये कहा कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में जमा दें तो संगीत की तरह, जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं उसके बाद में वापस से पहला सुर रिपीट होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाएं तो प्रत्येक आठवां जो तत्व है वो पहले तत्व के गुणों को रिपीट करता है, या उसके जो गुण होते हैं प्रत्येक आठवें तत्व के, वो गुण जो होते हैं वो पहले तत्व के जैसे होते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोरीन की जैसे होगी। फिर आठवें तत्व की बात करें तो ये पहला तत्व, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फिर आठवां तत्व आ गया था क्लोरीन, ये आठवां तत्व आ गया। तो प्रत्येक आठवें तत्व के जो गुणधर्म होते हैं वो पहले तत्व के गुणधर्म के बराबर होते हैं, बने के जैसे होते हैं। ठीक है। न्यूलैंड ने क्या पाया, न्यूलैंड ने पाया कि अगर हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, उन्हें जमाएं, तो प्रत्येक आठवें तत्व के गुणधर्म की प्रॉपर्टीज पहले तत्व के समान होती हैं। ठीक है। उन्होंने अपने जो ये अष्टक सिद्धांत है इसकी तुलना संगीत के अष्टक सिद्धांत से की। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से संगीत के अंदर सा रे गा मा पा धा नी के बाद में वापस से सा आता है, ठीक उसी प्रकार से तत्व भी अपने गुणों को रिपीट करते हैं और प्रत्येक आठवां तत्व पहले तत्व के गुणों को रिपीट करता है। यानी प्रत्येक आठवें तत्व के गुण जो होते हैं वो पहले तत्व के जैसे होते हैं। ठीक। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि जो डाबे राइनर के जो त्रिक थे, डाबे राइनर ने जो त्रिक बताए थे वो त्रिक डाबे राइनर के वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी मौजूद है। जैसे डाबे राइनर का एक त्रिक था जिसमें लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की बात की गई थी, तो वो त्रिक जो है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी मौजूद है। देखिए ये रहा, इसको हम देखें, ये है लिथियम, फिर आ गया सोडियम और ये आ गया पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। यदि कोई हमसे पूछे
जैसा कि एनसीईआरटी की आपकी बुक के अंदर भी पीछे एक सवाल दिया गया है पेज नंबर 91 के ऊपर, और इसमें ये कहा गया है कि क्या डाबेराइनर के जो त्रिक हैं वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के स्तंभ में भी पाए जाते हैं। तो हमारा जवाब होगा कि हाँ, डाबेराइनर के जो त्रिक हैं वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इस ग्रुप को ले सकते हैं और यहाँ पर हम चिन्हित करके बता सकते हैं कि लिथियम, पोटेशियम और जो है सोडियम है वो मौजूद है। इसी तरह से अगर हम दूसरे त्रिक को भी देखें तो वो भी इसमें मौजूद मिलेगा हमारे को। जैसे हम देखें एक बेरियम और स्ट्रांसियम वाला है, तो स्ट्रांसियम ये रहा, बेरियम इधर, और अगर हम क्लोरीन वाले को लें तो क्लोरीन और बेरियम, तीसरा नीचे होगा। पूरे 56 तत्व इसमें दिए नहीं हैं। अगर 56 तत्वों की पूरी सूची हम इसमें बनाएंगे तो हमें नीचे आयोडीन भी नजर आएगा, कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन भी नजर आएगा हमें, और लिथियम, सोडियम और पोटेशियम तो नजर आ ही रहा है हमें, और बेरियम, स्ट्रांसियम और जो अपना कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी नजर आ रहा है। देखिए कैल्शियम, कैल्शियम नजर आ रहा है, बेरियम, स्ट्रांसियम नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के बात ये कि न्यूलैंड जो डाबेराइनर के जो त्रिक हैं वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत में भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है इसमें कमियां क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं, इसकी लिमिटेशंस आखिर क्या है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की जो पहली कमी थी वो ये थी कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, कैल्शियम से आगे ये लागू ही नहीं होता। तो पहली कमी क्या है, पहली लिमिटेशन या सीमा क्या है, वो है कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है, इससे आगे लागू ही नहीं होता। ठीक है, दूसरा अगर हम कमी की बात करें, दूसरी सीमा की हम बात करें, तो दूसरी सीमा है कि न्यूलैंड ने अपने समय तक ज्ञात तत्वों की जो संख्या थी, यानी जो 56 तत्व थे, हमने आपको बताया था कि जब न्यूलैंड अपने प्रयोग कर रहा था उस समय तक सिर्फ 56 तत्वों की संख्या ही हमें ज्ञात थी। तो न्यूलैंड ने क्या किया कि अपने समय तक ज्ञात जो 56 तत्व थे उनकी संख्या को ही अंतिम संख्या मान लिया, और ये माना कि भविष्य में कोई अन्य तत्व खोजे ही नहीं जाएंगे। ठीक है, ये भी उसकी एक बहुत बड़ी सीमा थी, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यूलैंड के समय जो 56 तत्व थे और आज हमारे पास में 115 तत्वों की जानकारी। तो कुल मिलाकर के जब उसने 56 तत्वों से आगे सोचा ही नहीं तो बाकी तत्वों पे न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत लागू हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो उसकी दूसरी सीमा क्या हुई कि न्यूलैंड ने जो तत्वों की संख्या निर्धारित की थी वो सिर्फ 56 ही निर्धारित कर दी थी, क्योंकि उस समय तक 56 ही ज्ञात थे, जबकि भविष्य में और भी तत्व खोजे जा सके। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें न्यूलैंड के सिद्धांत के अष्टक सिद्धांत की सीमा के बारे में, तो तीसरी हमारी बात है कि न्यूलैंड ने क्या किया कि निकिल और कोबाल्ट जैसे जो तत्व थे, जो असमान थे, अपने नेचर के हिसाब से असमान तत्व हैं, उनको एक ही बॉक्स में रख दिया। न्यूलैंड ने क्या किया, निकिल व कोबाल्ट जैसे जो तत्व थे, जो कि असमान तत्व थे, उनको एक ही बॉक्स में रख दिया। ये देखिए न्यूलैंड ने क्या किया है, न्यूलैंड ने क्या है कि निकिल और कोबाल्ट ये जो तत्व हैं इनको एक ही बॉक्स में रख दिया। ये भी इसकी एक सीमा है, इसकी एक कमी है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। ठीक है, न्यूलैंड ने आयरन को, फेरस को, Fe, फेरस को, जो कि निकिल व कोबाल्ट के जैसा ही होता है, उसको बहुत दूर रखा है। न्यूलैंड ने अपने अष्टक सिद्धांत के अंदर आयरन को, जो कि निकिल व कोबाल्ट के जैसा ही होता है, उसको बहुत दूर रखा है। ये भी इसकी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है, एक कमी है। ठीक है, पांचवी से अगर कमी की बात करें तो हम ये बता सकते हैं कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है,
वो केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाता है। ठीक है, कुल मिलाकर के हमें न्यूलैंड की जो अष्टक सिद्धांत है उसके अंदर 5 कमियां नजर आती हैं, 5 सीमाएं या 5 लिमिटेशंस नजर आती हैं। ये 5 लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं? पहली लिमिटेशन तो ये है कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी ये है कि न्यूलैंड ने अपने समय तक ज्ञात जो संख्या थी 56 तत्वों की, उसको ही अंतिम संख्या मान लिया था और ये माना था कि भविष्य में कोई अन्य तत्व खोजे ही नहीं जाएंगे। तो न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है केवल 56 तत्वों तक ही काम करता है, इससे आगे नए जो भविष्य में तत्व ज्ञात किए गए हैं उन पर लागू नहीं हो पा रहा। ठीक है, तीसरा जो कमी है वो है कि न्यूलैंड ने निकिल व कोबाल्ट जैसे जो तत्व हैं उनको एक ही बॉक्स में रख दिया, जबकि इनमें काफी अंतर है। ठीक, चौथी जो कमी थी वो ये थी कि न्यूलैंड ने आयरन, फेरस यानी लोहा जो है, जो कि निकेल और कोबाल्ट के जैसा ही होता है, उसको काफी दूर रखा है, पास रखना चाहिए था, काफी दूर रख दिया निकेल कोबाल्ट से। ठीक है, पांचवा जो इसमें कमी थी, सीमा थी, वो ये थी कि न्यूलैंड का जो अष्टक सिद्धांत है केवल हल्के तत्वों के लिए ही ठीक से लागू हो पाता है। तो ये तो हमारी बात हुई न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की सीमाओं पर, यानी उसकी लिमिटेशंस पर। अब हम बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर। पीरियोडिक टेबल ऑफ मेंडलीफ, मेंडलीफ की आवर्त सारणी पर। मेंडलीफ क्या था? मेंडलीफ एक रूसी वैज्ञानिक था, रूसी रसायनज्ञ था। कहाँ का था ये? रूस का। मेंडलीफ का योगदान आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल के डेवलपमेंट में, विकास में बहुत अधिक माना जाता है और यहाँ तक कि तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य श्रेय भी रूसी जो ये है रसायनज्ञ है मेंडलीफ, उसको दिया जाता है। अच्छा, मेंडलीफ ने क्या किया? मेंडलीफ का मेन कॉन्सेप्ट क्या था? मेंडलीफ का मेन कॉन्सेप्ट न्यूलैंड से मिलता जुलता था। जिस प्रकार न्यूलैंड ने क्या किया था, न्यूलैंड ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में जमाया था। ठीक उसी प्रकार मेंडलीफ ने भी क्या किया? जितने भी तत्व ज्ञात थे, मेंडलीफ के समय तक 63 तत्वों की नॉलेज थी, 63 तत्व ज्ञात थे। तो मेंडलीफ ने भी क्या किया? न्यूलैंड की तरह ही इन 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के, किसके? परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यानी बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाया, व्यवस्थित कर दिया। और उसने कहा कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, तत्वों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं। अब आवर्त फलन का क्या मतलब हुआ? पीरियोडिक फंक्शन, आवर्त फलन पीरियोडिक फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? मेंडलीफ ने जो अपनी आवर्त सारणी दी, दरअसल उसके अंदर क्या थे, वो 2 भागों में बटी हुई थी, एक तो ग्रुप और दूसरा आवर्त। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 8 ग्रुप थे। देखिए ये तो ग्रुप हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ग्रुप थे। ग्रुप का मतलब है, ये पहला ग्रुप में कौन कौन तत्व शामिल हैं? देखिए इधर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरह RbCl। ठीक है, ये तो हैं हमारे ग्रुप, समूह। कितने ग्रुप थे? 8 ग्रुप। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर कोई आपसे सवाल पूछे कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी के अंदर कुल कितने ग्रुप थे, यानी कुल ऊर्ध्वाधर कॉलम, हॉरिजेंटल कॉलम, ऊर्ध्वाधर कॉलम भी कह सकते हैं, हॉरिजेंटल कॉलम भी कह सकते हैं, कुल कितने थे,
तो हमारा जवाब होगा 8। और ये जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप थे, ये जो हमारे समूह थे, ये समूह भी 2 भागों में बटे हुए थे। देखिए 2 भागों में बटे हुए हैं। यहाँ पे अगर गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पोटेशियम लिखा हुआ है एक भाग, और देखिए ए भाग और ये बी भाग, 2 भागों में बटे हुए। ए भाग में जैसे यहाँ पे पोटेशियम लिखा हुआ है, और बी भाग में यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है, सी। ठीक है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी वो कुल मिलाकर के ग्रुपों और आवर्तों में बटी हुई थी। इसमें कुल मिलाकर के 8 ग्रुप थे। ग्रुप का मतलब हमारा है ऊर्ध्वाधर कॉलम से हॉरिजॉन्टल कॉलम से। ठीक है। और इसी तरह से जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें पीरियड्स यानी आवर्तों की जो संख्या थी, पीरियड को बोलते हैं आवर्त, आवर्तों की संख्या थी वो थी 6। आवर्त भी 6 आवर्तों में बटी हुई। ठीक। यानी अगर हमसे कोई सवाल पूछे कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें कितने तो ग्रुप थे, कितने समूह थे, और कितने आवर्त यानी पीरियड थे, तो हमारा जवाब होगा मेंडलीव की आवर्त सारणी जो थी उसके अंदर 8 तो ग्रुप थे, 8 तो समूह थे, और 6 हमारे थे पीरियड या आवर्त, 6 आवर्त या पीरियड। ठीक है। ग्रुप 2 भागों में बटे हुए थे, ए और बी। ठीक। अच्छा, अब हम आपको थोड़ी सी ये बता दें कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीव ने जो आवर्त सारणी दी थी इसका जो प्रकाशन हुआ था, जो पहली बार जब छपी थी तो 1872 में छपी थी, और जर्मनी की एक किताब थी, जर्मनी की एक पत्रिका थी, मैगजीन थी, उसमें छपी थी। जर्मनी की पत्रिका थी, मैगजीन, उसके अंदर ही आवर्त सारणी छपी सबसे पहले। मेंडलीव का कॉन्सेप्ट क्या है, उसका सिद्धांत क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, उसका सिद्धांत ये है कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन। ठीक है। मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने कहा कि यदि हम तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें तो तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं, तत्वों की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के यानी एटॉमिक मास के आवर्त फलन होते हैं, पीरियडिक फंक्शन होते हैं, आवर्त फलन। ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी दी है, इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, कौन कौन से मूल गुणधर्म थे? नंबर 1, एक तो था परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास, द्रव्यमान, और दूसरा गुणधर्म जो था वो क्या था? वो था रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान और उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत करके जमाया गया था बॉक्सेस के। ठीक है। इनकी समानता के आधार पर बात की गई। ठीक है। अब परमाणु द्रव्यमान की बात तो हमने कर ली। अब रासायनिक गुणधर्म की अगर हम बात करें तो रासायनिक गुणधर्मों के अंदर मेंडलीव ने क्या किया, तत्वों के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ में, किनके साथ में? तत्वों के ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान दिया, के साथ बनने वाले यौगिकों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। रासायनिक गुणों में किसकी बात करी उसने? जो भी तत्व थे वे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में किस प्रकार की यौगिक बनाते हैं, किस तरह के यौगिक बनाते हैं, इस बात पर, इस गुण पर उन्होंने ध्यान दिया।
यानी कहने का मतलब ये है कि तत्व ऑक्सीजन के साथ में जुड़ करके ऑक्साइड्स किस तरह से बनाते हैं और हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करके हाइड्राइड किस तरह से बनाते हैं, इस पर उन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने ऑक्साइड्स बनने के और हाइड्राइड्स बनने के फार्मूले भी अपनी पीरियोडिक टेबल में दिए, अपनी आवर्त सारणी में प्रस्तुत किए। हर ग्रुप का एक उन्होंने ऑक्साइड्स का और हाइड्राइड का एक सूत्र दिया है जो सबसे ऊपर लिखा हुआ रहता है। जैसे ग्रुप 1 में बताया कि अगर ऑक्साइड बनेगा तो R2O के रूप में बनेगा। ठीक है, R क्या है? R यहाँ पे तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से दूसरे ग्रुप का बनेगा तो RO रूप से बनेगा ऑक्साइड। तीसरे ग्रुप का होगा तो R2O3 के रूप में बनेगा। ठीक है, जैसे कि एक सवाल भी आपको आगे दिया गया है आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अंदर, उसमें पेज नंबर आपका 94 पड़ता है और उसमें पहले नंबर का ही सवाल है और उसमें ये कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का प्रयोग करके और कुछ तत्व हैं उनके ऑक्साइड्स के सूत्र बताइए। तो मेंडलीव ने क्या है कि अपनी आवर्त सारणी के अंदर ऑक्साइड्स के सूत्र बनाने का फार्मूला, जनरल फार्मूले दिए हुए हैं, उसके आधार पर हम बना सकते हैं। इससे हमारा जो सवाल दिया गया था उसमें कहा गया कि पोटेशियम के इसका ऑक्साइड किस तरह से बनेगा मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार। तो हम कैसे बनाएंगे? पोटेशियम को देखेंगे पहले आवर्त सारणी में है कहाँ। पोटेशियम ये रहा, पोटेशियम किसके अंदर है? फर्स्ट ग्रुप के अंदर, पहले ग्रुप के अंदर है। और पहले ग्रुप में जो ऑक्साइड्स बनते हैं उनका फार्मूला क्या दे रखा है? R2O। ठीक है, R क्या है? धातु है, वो तत्व है, तो इसका ऑक्साइड कैसे बनेगा? ये K, R की जगह पे K लिख देंगे तो ये बनेगा K2O। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बात करें, अगर कार्बन की बात करें तो कार्बन किस तरह से ऑक्साइड्स बनाएगा? तो कार्बन कहाँ पर है पहले तो ये देखें। तो कार्बन है चौथे ग्रुप में मौजूद है, कार्बन चौथे ग्रुप में। और इस चौथे ग्रुप में ऑक्साइड बनाने का सूत्र क्या है? RO2। क्या सूत्र है? RO2। R की जगह पर हमने C लगा दिया, यानी तत्व का नाम लिख दिया, O2 इंटू CO2, ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें Al की, एल्युमिनियम की, तो एल्युमिनियम में ऑक्साइड कैसे बनेगा एल्युमिनियम से? तो एल्युमिनियम को ढूंढने पहले तो स्कूल पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी के अंदर कहाँ पर है एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम को जब हम ढूंढेंगे तो देखिए एल्युमिनियम हमें मिलेगा, ये मिल गया हमें एल्युमिनियम, ये मिल गया। ये है तीसरे ग्रुप में। और तीसरे ग्रुप में ऑक्साइड का सूत्र क्या है? R2O3। सूत्र क्या है? R2O3। R की जगह पर एल्युमिनियम लिख दें, 2 की जगह पर 2 लिख दें, O3, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़े, अगर हम बात करें सिलिका की, Si, सिलिका की, Si कहाँ पर है? सबसे पहले तो ये देखें इस ग्रुप में है। तो अगर इसको हम देखें Si को, तो देखिए Si ये रहा, ये रहा Si। ये किस ग्रुप में है? चौथे ग्रुप में। चौथे ग्रुप में ऑक्साइड का सूत्र क्या है? ऑक्साइड का सूत्र क्या दिया है? RO2। सूत्र क्या दिया है? RO2, यानी R की जगह पर हम Si लगा दें और O2, SiO2, ये ऑक्साइड बन गया, इसका फार्मूला बन गया। इसी तरह से हम बात करें बेरियम की, Ba। ठीक है, अब इसका Ba कहाँ पर है पहले ये देखें हम, पूरे इसके अंदर Ba को ढूंढे, कहाँ पर है? जो आवर्त सारणी है इसमें Ba कहाँ पर? देखिए ये लिखा हुआ है Ba। ठीक है, और इसके अंदर सूत्र क्या है? दूसरे ग्रुप के अंदर है ये, दूसरे ग्रुप में सूत्र क्या है ऑक्साइड का? RO। क्या दिया हुआ है? RO। सूत्र क्या दिया हुआ है? RO। R का मतलब Ba और O है BaO, बेरियम ऑक्साइड, ये बन गया ऑक्साइड। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो मेंडलीव था, मेंडलीव ने क्या किया कि अपनी जो आवर्त सारणी दी, जो पीरियोडिक टेबल दी, उसके अंदर परमाणु द्रव्यमानों का ध्यान रखा।
और रासायनिक गुणधर्मों का ध्यान रखा तत्वों के। रासायनिक गुणधर्म में भी किस बात का ध्यान रखा? उसने दो बातों का ध्यान रखा रासायनिक गुणधर्म में भी, कि वो जो तत्व हैं वो ऑक्सीजन के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन के साथ में कैसे अभिक्रिया करते हैं। उसने दो बातों पर ध्यान दिया कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में तत्व कैसे अभिक्रिया करते हैं। सवाल उठता है कि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का डेवलपमेंट जो विकास किया उसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्यों चुना रासायनिक गुणों के रूप में? तो सबसे पहली बात है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है बहुत ज़्यादा सक्रिय है। एक तो ये दोनों तत्व हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अति सक्रिय है, बहुत ज़्यादा सक्रिय है। पहला कारण तो है कि इनकी सक्रियता, कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा सक्रिय है, सक्रियता, ठीक है। दूसरा कारण क्या था? दूसरा कारण ये था कि ये जो ऑक्सीजन है और जो हाइड्रोजन है ये अधिकांश तत्वों के साथ में कंपाउंड बनाती है, यौगिक बनाती है, यानी अधिकांश तत्वों के साथ में अभिक्रिया कर लेती है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन की खासियत, दूसरी खासियत क्या है कि ये क्या करती हैं? अधिकांश तत्वों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, अभिक्रिया करके ऑक्साइड या हाइड्राइड बना देते हैं, करके ऑक्साइड या हाइड्राइड, हाइड्राइड यानी यौगिक बनाते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर के बात यह है कि मेंडलीफ जो था उसने आवर्त सारणी के विकास के लिए एक तो परमाणु द्रव्यमान का ध्यान रखा और दूसरा ध्यान रखा कि तत्व जो हैं वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ में किस प्रकार से यौगिक बनाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का चुनाव उसने इसलिए किया, दो कारणों से किया। पहला कारण तो ये था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो थी वो बहुत अधिक सक्रिय हैं तत्व है, और दूसरा कारण ये था कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है ये प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों के साथ में अभिक्रिया कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर जो डाबे राइनर जो था, पहले डाबे राइनर, इसके जो त्रिक थे वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी मौजूद हैं। त्रिक या ट्राइड्स जो हैं वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी मौजूद हैं। कैसे मौजूद हैं? देखिए, डाबे राइनर ने जो अपने 3 त्रिक बताए थे उसमें से पहला त्रिक जो था वो था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। देखिए यहाँ पर मौजूद है, ये फर्स्ट ग्रुप के अंदर मौजूद है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। पहले ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो आपको ये तीनों तत्व मिल जाएंगे। इसी तरह से डाबे राइनर ने त्रिक के अंदर जो दूसरा ग्रुप बताया, दूसरा त्रिक बताया था, उसके अंदर जो तत्व थे वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो है कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। वो कहाँ पर है? ग्रुप 2 के अंदर है। देखिए ग्रुप 2 के अंदर ये कैल्शियम, नीचे स्ट्रांशियम और ये बेरियम, ये मौजूद है, ठीक है। इसी तरह से डाबे राइनर का तीसरा त्रिक कौन सा था? वो था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये कहाँ मौजूद है? 7वें ग्रुप में मौजूद है, ये मौजूद है। तो अगर हमसे कोई सवाल पूछ ले कि क्या डाबे राइनर के त्रिक मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मौजूद हैं, तो हम कहेंगे हाँ। अब हम बात करेंगे मेंडलीफ की आवर्त सारणी में मौजूद कुछ गुणों पर, उसकी मेरिट्स के ऊपर कि क्या क्या खास बात है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। देखिए, पहली खास बात पे हम विचार करेंगे। पहली खास बात उसमें जो डाली है, उसका जो गुण है वो क्या है कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रखने के लिए मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में कभी कभी अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व को
कम परमाणु द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा है। ठीक है। आमतौर पे जो मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में नियम अपनाया था, वो नियम तो ये था कि जो तत्व थे वो अपने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार बढ़ते हुए क्रम में थे, आरोही क्रम में थे। यानी कम परमाणु द्रव्यमान वाला पहले, फिर उससे अधिक वाला बाद में। इस तरह से क्रम था। कैसा था? आरोही क्रम, आरोही, इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे, परमाणु द्रव्यमान के इंक्रीजिंग ऑर्डर में थे। लेकिन कुछ स्थानों पर मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में इस क्रम को बदल दिया है, आरोही की जगह अवरोही कर दिया है। यानी पहले अधिक वाले को लिख दिया और फिर कम वाले को लिख दिया। ऐसी दो स्थान हम आपको बताते हैं। देखिए, एक तो है कोबाल्ट और निकिल का स्थान। अगर आप इस चित्र में देखें कोबाल्ट और निकिल को, देखिए कोबाल्ट और निकिल। कोबाल्ट का जो परमाणु द्रव्यमान दिया गया है वो है 58.93। कितना दिया हुआ है? 58.93, ये कोबाल्ट का दिया हुआ है। और निकिल का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 58.71, 58.71। अब आप इन दोनों परमाणु द्रव्यमानों को देखें तो ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है कोबाल्ट वाला, निकिल वाला कम है। तो होना क्या चाहिए था? पहले निकिल वाला लिखा जाना चाहिए था और कोबाल्ट वाला बाद में लिखा जाना चाहिए था। लेकिन यहां पर मेंडलीफ ने क्या किया? क्रम को उल्टा कर दिया। ठीक है। ठीक इसी तरह से एक स्थान और है जहां पर इस तरह की हमें गड़बड़ी पाई जाती है, या जिस तरह की विशेषता पाई जाती है, वो है टेलियम और आयोडीन। देखिए, ये स्थान, ये है टेलियम, टेल्यूरियम, ठीक है, और ये है आयोडीन। टेल्यूरियम जो है, टेलियम जो है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान कितना दिया हुआ है? साफ दिख रहा है हमें, 127.60। जबकि आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है 126.90। ज्यादा कौन सा है? ज्यादा है 127.60, यानी टेल्यूरियम का। अब टेल्यूरियम को हमें लिखना चाहिए था किधर? आगे, क्योंकि बढ़ते हुए क्रम में लिखना है हमारे को, और आयोडीन को पीछे लिखना चाहिए था। लेकिन यहां पर भी जो है मेंडलीफ ने अपने क्रम को बदल दिया है, उल्टा कर दिया। तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी का जो पहला गुण वो ये है, गुण भी कह सकते हैं इसको, सीमा भी कह सकते हैं, वो ये है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी के अंदर कुछ स्थानों पर अपने मुख्य नियम को बदल दिया है, उल्टा कर दिया है। जिसमें उसने कहा था कि मेंडलीफ जो परम तत्व थे, उन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में जमाना था, यानी बढ़ते हुए क्रम में जमाना था। पूरी आवर्त सारणी इसी कॉन्सेप्ट पे बनी हुई है कि परमाणु द्रव्यमान जो है वो बढ़ते हुए क्रम में जमाए गए हैं, आरोही क्रम में जमाए गए। लेकिन कुछ स्थानों पर, जैसे कोबाल्ट और निकिल के मामले में और टेल्यूरियम और आयोडीन के मामले में हुआ, कुछ स्थानों पर मेंडलीफ ने इस क्रम को बदल दिया। ठीक है। अब हम दूसरे गुण की बात करेंगे। दूसरा गुण में क्या था कि मेंडलीफ ने क्या करा कि मेंडलीफ के समय तक केवल 63 तत्व ही ज्ञात थे। मेंडलीफ ने भविष्य में नए तत्व की खोज होने की संभावना रखी, और उसने क्या किया कि भविष्य में ज्ञात होने वाले तत्वों की कल्पना करते हुए अपनी आवर्त सारणी में कुछ स्थानों को खाली छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये स्थान खाली छूटा हुआ है। तो कुछ स्थानों को मेंडलीफ ने खाली छोड़ दिया, ये सोचकर कि भविष्य में कोई नए तत्व खोजे जाएंगे, और जब वो खोजे जाएंगे तो उन तत्वों को इन स्थानों पर हम लोग भर देंगे। ठीक है। भविष्य में ऐसा हुआ भी, और ऐसे तत्व खोजे भी गए। ठीक है। तत्व खोजे गए, जैसे
भविष्य में कौन कौन से तत्व खोजे गए? एक तो खोजा गया जैसे गैलियम, गैलियम जिसका प्रतीक चिन्ह होता है Ga, गैलियम, ये खोजा गया। गैलियम के अलावा दो तत्व और खोजे गए भविष्य में। आज तो 115 तत्व हैं, लेकिन गैलियम के बाद में कौन सा तत्व खोजा गया? स्कैंडियम, 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 इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो है Sc, स्कैंडियम। एक तत्व और खोजा गया जर्मेनियम। कौन सा? जर्मेनियम, जर्मेनियम, इसका प्रतीक है Ge, जर्मेनियम। ये आगे आपसे सवाल भी पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर गैलियम के अलावा और कौन से तत्व बाद में खोजे गए, तो हमारा जवाब होगा स्कैंडियम Sc और जर्मेनियम Ge। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी का ये दूसरा गुण था कि भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों की बात की कल्पना भी उसने की और आवर्त सारणी में पहले से ही उसके लिए कुछ खाली स्थान छोड़ दिया। तीसरा जो मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो गुण था वो ये था कि उत्कृष्ट गैसें कौन सी होती हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन। कौन कौन सी? हीलियम He, नियोन Ne, आर्गन Ar, ये उत्कृष्ट गैसें कहलाती हैं। उत्कृष्ट गैसों की खोज मेंडलीव के समय नहीं हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब उत्कृष्ट गैसों की खोज हुई तो उन उत्कृष्ट गैसों का आसानी से समायोजन कर लिया गया मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर। ये उसकी विशेषता है, बिना किसी पुरानी व्यवस्था को छेड़े हुए उत्कृष्ट गैसों का समायोजन मेंडलीव की आवर्त सारणी ने आसानी से कर लिया। उसके लिए अलग से ब्लॉक बना दिया। हीलियम, नियोन, आर्गन, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। ठीक है, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की ये तीसरी विशेषता क्या हुई कि उत्कृष्ट गैसें जो थी उनका आसानी से समायोजन इस सारणी के अंदर किया गया। ये तो हमने कुछ बात की कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के कुछ गुणों पर। अब हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आखिर कमियां क्या क्या रह गई थी, उसकी लिमिट्स क्या थी, उसकी सीमाएं क्या थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमाएं या कमियां। मेंडलीव की आवर्त सारणी की पहली जो कमी थी वो ये थी कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय तक समस्थानिक आइसोटोप, समस्थानिक या आइसोटोप की खोज नहीं हुई थी, वो अज्ञात थे। समस्थानिक और आइसोटोप का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ जिनका परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास अलग अलग होता है। कैसा होता है? अलग अलग होता है, लेकिन उनके रासायनिक गुण, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है। ठीक है, समस्थानिक का मतलब क्या है कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग हो लेकिन उनके रासायनिक गुण एक जैसे। उदाहरण के तौर पे हम ले सकते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन जो है इसका एक समस्थानिक में परमाणु द्रव्यमान 35 है और दूसरे समस्थानिक के अंदर ये हो गया 37। परमाणु द्रव्यमान तो अलग अलग है लेकिन इनके रासायनिक गुण जो हैं एक जैसे होते हैं। तो क्योंकि मेंडलीव के समय तक समस्थानिक अज्ञात थे, अतः मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों की व्यवस्था नहीं की गई है, उनकी चर्चा नहीं की गई है, उनको उचित स्थान नहीं दिया जा सका है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान पर सिर्फ उस तत्व को एक ही जगह पर रख दिया गया है, अलग अलग जगहों पर उसे स्थान नहीं दिया जा सका। कारण क्या था कि समस्थानिकों की खोज ही नहीं हुई थी, तो ऐसी स्थिति में समस्थानिकों को स्थान देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मेंडलीव की आवर्त सारणी का दूसरा जो अवगुण था या उसकी जो सीमा थी
वो ये थी कि हालांकि आवर्त सारणी में सभी तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में जमाया गया था, परंतु कुछ जगह यह उल्टा भी था। अभी थोड़ी देर पहले गुणों के अंदर भी हमने इसकी चर्चा की कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसके अंदर तत्वों को कैसे जमाया गया है, परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन कुछ जगहों पर जैसे कोबाल्ट और निकिल वाले स्थान पर और टेलीरियम और आयोडीन वाले स्थान पर यह क्रम उल्टा है, यानी बढ़ते क्रम की बजाय घटते क्रम में। ठीक है। इसी तरह से मेंडलीव की आवर्त सारणी की जो तीसरी जो कमी है वो क्या है, वो है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं है। हाइड्रोजन जो है उसको ग्रुप 1 में शामिल किया गया है, जबकि इसके गुण जो हैं ग्रुप 7 से भी मैच करते हैं। ग्रुप 7 की जो तत्व हैं उनसे भी हाइड्रोजन के गुण मैच करते हैं। इसके बावजूद भी बिना कोई कारण बताए हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में शामिल किया गया है। तो हाइड्रोजन की स्थिति का स्थिर नहीं होना ये भी मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक कमी है, एक लिमिटेशन है।